जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 65 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो। आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है और मैं आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 61 से ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 61 में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, लेक्चर नंबर 62 में क्वेश्चन नंबर 2 बताया था और फिर लेक्चर नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 बताया था। ठीक है ना। 2 को मैं फिर से दूसरे मेथड से बताया था, मल्टीप्लिकेटिव टेबल के मेथड से बताया था। इसके बाद 4 को बताया था, 5 बताया। अभी तक जो है कि 4, 5, 6, 7, 8 तक कंप्लीट कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 64 के अंतर्गत। और आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 65 होने जा रहा है। ठीक है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, BE वालों के लिए, चाहे आप बीटेक से कोई भी मतलब IIT से कोई भी आप जो है कि इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और साथ ही साथ BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए तो ये है ही। तो आइए लेक्चर नंबर 65 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, यानी कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इज़ एन अबेलियन ग्रुप, और वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिन कॉम्प्लेक्स नंबरों का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा। तो वैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एब्सोल्यूट मान अपना 1 होल्ड करता है, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपना एब्सोल्यूट मान 1 होल्ड करता है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाएंगे, एबेलियन ग्रुप बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग को शो करना है। फिर से एक बार मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बनाना है और वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाना है जिनका एब्सोल्यूट मान 1 होना चाहिए। जिनका एब्सोल्यूट मान अगर 1 हो तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो एबेलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट्स पर डिस्कस करना जरूरी है सॉल्यूशन में। कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट P, है ना। यानी कि ये बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कि आपको ये जो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस को जो है कि हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस कहलाता है और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाता है जबकि वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या कंसेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ओरिजिन बिंदु दिख रहा है, इस ओरिजिन बिंदु से ये P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये यही कहता है, इसका मतलब यही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मान अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से P पॉइंट तक का, P एक आर्बिट्ररी पॉइंट है XY 2D डायमेंशन में। ठीक है ना। तो जहाँ पर मेरा P पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो जेड से देखिए, जेड लिख करके उसको पेट काट देते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, तो A + I B के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसका मॉडुलस करके, तो मॉडुलस करेंगे तो जो भी A है मतलब रियल पार्ट है A² लिख देंगे और B भी एक रियल नंबर है वो भी लिख देंगे, लेकिन I के साथ है इसीलिए वो इमेजिनरी पार्ट है, बट B तो मेरा रियल नंबर है ना, इसीलिए B का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हुआ, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हुआ। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है कि मॉडुलस करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अब
हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो जेड जो लिखा हुआ पेट काटा हुआ जो जेड है उसके ऊपर में एक बार लगा देंगे और जो प्लस आयोटा है उसमें माइनस लगा देंगे, तो बस ये उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। मतलब अगर माइनस लग गया तो जेड का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी हो गया। अब इस कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है, यानी कि इस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे और माइनस बी जो है आयोटा के साथ चिपका हुआ वो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसका मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप देख सकते हो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। ठीक है, तो सिंस इट इज़ गिवन डैट कि मॉडुलस ऑफ जेड मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ये दिया हुआ है कि ये 1 होना चाहिए। ये पहले ही बोल दिया है कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1 इज एन एबेलियन ग्रुप। मतलब हम लोग को क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 लेना है। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि मॉडुलस ऑफ जेड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ। कहने का मतलब डैट इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग को ऐसा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेक्ट करना है जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कि एब्सोल्यूट मान 1 हो। मतलब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मान यानी कि उनका मॉडुलस 1 के बराबर आना चाहिए। आप कोई भी क्यों ना कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा अटेंट आपके माइंड में चलना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसका जो एब्सोल्यूट मान निकलेगा वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को ही लेना है जिनका एब्सोल्यूट मान 1 निकले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ लेट दैट टाइप ऑफ सेट इट सी स्टार। तो सी स्टार से मैंने वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को मान लिया जिसमें वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर विराजमान होंगे, जिसमें वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित होंगे जिनका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सी स्टार बराबर लिख लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। तो सी स्टार क्या है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट है, लेकिन वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसका एब्सोल्यूट मान 1 हो। यानी कि क्लोजर्स। अब हम लोग इसमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग को दिखाना है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका एब्सोल्यूट मान 1 है, तो 1 नंबर का जैसे कि हम एक सेट बनाएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मान 1 होगा, तो जो सेट बनेगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मान 1 होगा, तो वो जो सेट बनेगा वो एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही हम लोग को शो करना है। तो आइए देखते आगे की ओर। तो हम लोग को क्या मिल गया, एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जहाँ पर जिनका एब्सोल्यूट मान 1 होगा। तो अब बात यह है कि सी स्टार में सिर्फ एक ही 1 है, यानी कि मतलब कहने का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका एब्सोल्यूट मान 1 है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि हो सकते हैं। जैसे एक हो गया 0 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 हो गया। ठीक है, और एक हो गया आपका जो है कि और कोई नहीं होगा, मतलब एक ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका एब्सोल्यूट मान 1 होगा। जैसे कि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 जिनका एब्सोल्यूट मान क्या होगा 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे 0 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा रूट अंडर में, तो निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ 1 ही निकलेगा। इसका मतलब एकमात्र कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि एक ही तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है जो कि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 है जिसका एब्सोल्यूट मान 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही मिल रहा है, इसका मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा इंटू 0। अब यहाँ पर दुविधा वाली बात यह है कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 के फॉर्म में है, तो उसको मैं सिर्फ 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी रियल नंबर है वे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं। यानी कि 1 एक रियल नंबर है तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्यों, कैसे, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखा ना भाई, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखा, मतलब 1 को मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, लिख पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी रियल नंबर है वह कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स है वे रियल नहीं बन सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जिसका एब्सोल्यूट मान 1 होगा। तो अब 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखिए चाहे 1 लिखिए, तो बात तो सेम ही है। तो काहे हम 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखेंगे, इतना लंबा लफड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ हम सी स्टार में, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, तो मैंने सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट किया 1 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि वही उसके काबिल है 1 प्लस आयोटा इंटू 0 करने, 0 का मॉडुलस निकालेंगे यानी कि एब्सोल्यूट मान निकालेंगे, तो वही जो है कि 1 के बराबर होगा, अन्यथा और कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 को मैं सिर्फ 1 ही लिख रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि सी स्टार में, यानी कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1, तो सी स्टार जो सेट है उसमें मात्र एक ही एलिमेंट विराजमान है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस रिपीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया हूँ बगल में, तो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना, वो एग्जामिनर जानता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है कि सिंस, यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, मतलब कि रिपीट होगा, क्योंकि एक एलिमेंट है तो रिपीट होगा, ठीक है ना। अगर एसोसिएटिव के लिए फिर हमको 3 एलिमेंट चाहिए, और चूँकि सी स्टार में मात्र एक ही एलिमेंट है तो फिर उसको 3 बार रिपीट कर देंगे, बस ये प्रोसीजर है। तो 1 और 1 को 2 बार रिपीट कर दिए, क्योंकि क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, और ये 1 और ये 1 दोनों का दोनों सी स्टार में बिलोंग कर रहा है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाने बोला है क्वेश्चन में, तो लगा दिया, तो वो 1 के बराबर ही हो गया, और ये 1 भी सी स्टार में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर है। आगे 3 एलिमेंट की जरूरत है, तो इसी 1 को 3 बार रिपीट कर देंगे और क्लोजरनेस एसोसिएटिविटी को दिखा देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 को पहले फिर इंटू 1, देखिए विच इज़ एसोसिएटिव, ये LHS RHS देखने से ही पता चल रहा है कि बराबर है, इसीलिए एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी के लिए क्या करना है कि 1 मेरा सी स्टार में बिलोंग कर रहा है, तो 1 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बाएँ से, और सॉरी दाएं से, और 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से कि मेरा 1 में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ही यही होता है, उसका गुण ही यही होता है कि वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई बदलाव वो नहीं डालेगा, यानी कि वो 1 के बराबर ही आना चाहिए। तो सिंपली है, हम लोग जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें हम लोग 1 ही फिल करेंगे, तो देयरफॉर 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। आगे देखिए इनवर्स के लिए, तो ए भी मान लीजिए 2 जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, जो कि सी स्टार में बिलोंग कर रहा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सी स्टार में, है ना, है ना, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका एब्सोल्यूट मान 1 होगा, ठीक है ना, तो एक ही मिलेगा। तो हालांकि चलिए हम लोग तो भी लेट कर लेते हैं कि ए भी 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका एब्सोल्यूट मान 1 है और वो सी स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे राइट से, और ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट से, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी ही मिले। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग पहले ही निकाल चुके 1, यानी कि 1 के बराबर आ जाए। यानी कि ए अगर मान लीजिए 1 है, तो ए तो मेरा 1 ही था पहले से, तो मेरा बी का मान क्या होना चाहिए, तो बी का मान भी 1 होगा, है ना, या देयरफॉर बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। तो लेट अगर मान रहे हैं कि ए बराबर 1, और ए बराबर 1 ही मानेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, क्योंकि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 ही एकमात्र कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। तो अगर ए का वैल्यू 1 माने हैं तो बी का वैल्यू भी हमको 1 मानना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे आइडेंटिटी देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि B मेरा इन्वर्स है A का, मतलब 1 का ही इन्वर्स है, 1 खुद का ही इन्वर्स है, क्लियर है। तो देयरफॉर इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिविटी के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, तो मैं 1 को ही 2 बार रिपीट कर दिया, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी स्टार में बिलोंग कर रहा है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही है, मात्र एक ही है, 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो चलिए उसी को रिपीट कर दिया मैंने। 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखने का मतलब कोई नहीं बनता इतना लंबा चौड़ा, सिर्फ 1 ही लिखिए ना, क्योंकि आयोटा इंटू 0 तो 0 ही होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो आएगा क्या, दोनों बराबर ही आएगा, LHS RHS, तो विच इज़ कम्यूटेटिव। इसीलिए हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड कर गया मेरा, है ना, सी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, और एक उसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, या उतना नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हेंस 5 लिखने का तरीका देख रहे हैं मेरा, है ना, अलग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है मेरा, क्या था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्यू स्टार कॉमा क्यू नहीं, सी स्टार कॉमा इनटू, वो भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, हो गया। अब चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डेट द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। तो भाई रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5 कैसे निकालते हैं? जैसे रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5 है तो कहाँ तक जाएंगे? तो 4 तक जाएंगे। अगर रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 6 निकालने बोल रहा है तो कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 और 5 तक ही जाएंगे। अगर रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 7 निकालने बोल रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएंगे, 7 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 जैसे जाओगे तो आप रिपीट करके वही चीज़ मिल जाएगा जो पहले मिला है। ये सब चीज़ मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ रेसिड्यू क्लासेस का बाबू। अगर रेसिड्यू क्लासेस का आप वीडियो नहीं देखे तो आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दिमाग से एरोप्लेन की तरह उड़ के भाग जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए पहले रेसिड्यू क्लासेस का कंसेप्ट को देखिए, तभी इसको आप समझिए, तब समझ में आएगा। तो आपको प्रूव करना है कि रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 जो है वो फॉर्म एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 के। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? तो एडिशन मॉडुलो 5। क्लियर है? ये हजारीबाग 2014 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 5 पूछे तो सबसे पहले एक सेट बनाना है जिसमें रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 5 को रखेंगे। 0 एक रेसिड्यू क्लास होगा, एक 1 रेसिड्यू क्लास होगा, एक 2 रेसिड्यू क्लास होगा, एक 3 रेसिड्यू क्लास होगा, एक 4 रेसिड्यू क्लास होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 0 और 1 क्लोजर प्रूफ करने के लिए मैं 0 और 1 दो रेसिड्यू क्लासेस को लेता हूँ। कहाँ से? तो सेट एस से। अब ये दोनों के दोनों सेट एस में बिलोंग करते हैं और इन दोनों में मेरे को क्या लगाना है? एडिशन मॉडुलो 5 लगाना है, ठीक है ना। मैंने 0 और 1 को सिलेक्ट किया, आप 2 और 4 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 3 और 1 को भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैंने 0 और 1 को किया तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 को मैंने 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 1 को जब मैं 1 को 5 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर बचने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 1 तो पूरा कटेगा नहीं 5 से, है ना, मतलब कटेगा ही नहीं, इसीलिए 1 ही रहेगा बस, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस एक थ्योरम से बताया था कि 0 + 1 है ना, मतलब R1 + R2 अगर लेस देन m हो, एडिशन मॉडुलो अगर m है तो लेस देन m है, तो उस केस में क्या होता है? R1 + R2 को जोड़ दो, वही उसका रिजल्ट होता है। तो ये R1 + R2 जोड़ा तो मेरा 1 आया, तो वही उसका रिजल्ट हुआ। तो यानी कि 0 + 1 को जोड़ेंगे एडिशन मॉडुलो अंडर द एडिशन मॉडुलो 5 तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये 1 कहाँ बिलोंग करता है? तो सेट एस में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपने रेसिड्यू क्लासेस की लेक्चर वीडियो मेरी नहीं देखी है। तो अगर नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए बाबू, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। कन्फर्म मैं बताता हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा, फालतू का आप हमको गाली दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मास्टर को गाली वाली नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर मतलब कि अब मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब भगवान से भी परिचय करवाने वाला जो होता है वो गुरु ही होता है। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बहुत जन इनका मीनिंग ये समझते हैं कि गुरु गोविंद एक जगह खड़े हुए थे, है ना, और गुरु ने बोल दिया कि ये गोविंद ने बोल दिया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, है ना। बहुत जन ये सोचते हैं, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकालते हैं कि गुरु गोविंद दोनों एक जगह खड़े हुए थे और गुरु ने बता दिया कि गोविंद मतलब कि भगवान का पैर पहले छू लो। तो ये गलत मीनिंग है ना। इसका मीनिंग ये है, मैं बता देता हूँ। ये सधु ककड़ी लैंग्वेज में लिखा गया दोहा है, कबीरदास के हाथों से सधु ककड़ी लैंग्वेज इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जब गुरु और गोविंद एक जगह खड़े थे तो शिष्य आया तो वो मतलब परेशानी में पड़ गया कि किसको पहले पैर लगूं, मतलब कि किसको मैं पैर छूं पहले। तो भगवान ने बोला, ईश्वर ने, गोविंद ने, हरि ने बोला कि सबसे पहले गुरु का पैर छुओ, क्योंकि यही गुरु जो है जिन्होंने तुमको मेरे बारे में बताया है। मतलब मैं भगवान हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, तो इसको बताने वाला कौन है? तो ये तुम्हारे गुरुदेव है। तो इन्होंने तुमको पहले मेरे बारे में बताया है, इसका मतलब है ना, ज्ञान देने वाले वे पहले हुए, ठीक है ना, मेरे से भी पहले। इसका मतलब गुरु का दर्जा हमसे भी ऊंचा है। मतलब इसीलिए मैं कहा कि ईश्वर से भी ऊंचा जो है गुरु का दर्जा है। इसीलिए गुरु का कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे ना। और एक दोहा में कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा ही कि अगर आप अपने शीश को भी दे करके अगर आप गुरु को पा लेते हैं तो भी आप सस्ता जानिए। शीश दियो तब गुरु मिले,
शीश दियो तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आप अपने शीश मतलब आप अपने मुंडी को भी काट के अगर अपने मतलब कि गुरुदेव के पास समर्पित करते हो और अगर आपको गुरुदेव मिलते हैं तो भी आप सस्ता जानो कि आपने बहुत जो है कि कम चीज़ दे करके गुरु को प्राप्त कर लिया है ना। तो ये बात है बाबू। तो ये इसीलिए गुरु को अवहेलना नहीं करना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मतलब मैं ही क्यों ना हूँ या फिर अदर ही कोई क्यों ना हो, ठीक है ना। गुरुदेव का हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरुदेव सम्माननीय होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ताकि तुमको ये समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए पहले आप उसको देख लीजिए, है ना। रेसिड्यू क्लासेस मॉडल ऑफ 5 को देख लीजिए। रेसिड्यू क्लास कैसे निकालते हैं वो पहले देख लीजिए, वो मैंने लेक्चर वीडियो एकदम डिटेल में बता रखा है। तो आप 0 और 1 रेसिड्यू क्लासेस था सेट एस से, आप दोनों को मैंने ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन 5। तो अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 5 तो मेरे को 1 मिला और वो सेट एस में ही बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये क्लोजरनेस यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्लोज्ड है। क्लियर है। अब आप अगर आपको और भी चेक करना है दूसरा नंबर ले करके तो आप चेक कर सकते हैं, 2 का पेयर ले करके आप चेक कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, फर्दर यू में चेक, आगे आपकी चेक करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट को लेना पड़ेगा सेट एस से। तो 0 का रेसिड्यू क्लास भी वहाँ से बिलोंग कर रहा है सेट एस से, 1 का भी रेसिड्यू क्लास सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है और 2 का भी रेसिड्यू क्लास सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है ना। रेसिड्यू क्लास को इसी प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले 1 और 2 के बीच में हम लोग रेसिड्यू क्लास एडिशन मॉडल 5 लगाते हैं। 1 और 2 दो रेसिड्यू क्लासेस के बीच में हम लोग एडिशन मॉडल 5 लगाते हैं और फिर 0 के बीच और ये जो रिजल्ट आएगा इसके बीच और 0 के बीच में एडिशन मॉडल 5 लगाएंगे LHS तरफ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 के और 1 के बीच में पहले हम एडिशन मॉडल 5 लगा रहे हैं, फिर 2 के बीच हम लोग एडिशन मॉडल 5 लगाएंगे। चलिए LHS देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 और 2 का एडिशन मॉडल क्या होगा तो 3 होगा, है ना। एडिशन मॉडल 5 क्या होगा तो 3 होगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा और 5 से 3 कटता नहीं तो 3 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब 0 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 5 से 3 कटता नहीं है ना, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब RHS में क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर में आपका 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो वो कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए 3 ही हो गया। क्लियर है। अब RHS में देखिए मेरा क्या है कि 0 का रेसिड्यू क्लास एडिशन मॉडल 5, फिर 1 का रेसिड्यू क्लास, फिर एडिशन मॉडल 5, फिर 2 का रेसिड्यू क्लास। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर रेसिड्यू क्लास 2, इसके बाद 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो आप देख सकते हो रेसिड्यू क्लास मतलब कि दोनों को जोड़े अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 5। तो 3 से 5 को 3 से डिवाइड किए तो मेरा मतलब डिवाइड नहीं हो पाया क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसीलिए 3 ही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। तो देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। आगे आप चेक कर सकते हैं, फर्दर यू में चेक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करते हैं। तो 1 बिलोंग कर रहा है मेरा सेट एस में, 1 का जो रेसिड्यू क्लास है वो मेरा सेट एस में बिलोंग कर रहा है। तो 1 में ऐसा क्या जोड़ोगे, है ना, दाएं से, और 1 में ऐसा क्या जोड़ोगे 1 के रेसिड्यू क्लास में, है ना, क्या जोड़ोगे दाएं से, और 1 के रेसिड्यू क्लास में क्या जोड़ोगे दाएं से, और 1 के रेसिड्यू क्लास में ऐसा क्या जोड़ोगे बाएं से, जिससे कि 1 के रेसिड्यू क्लास में कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा रेसिड्यू क्लास कौन है, तो 0 का रेसिड्यू क्लास। जब 0 के रेसिड्यू क्लास को आप दाएं से आप 1 के साथ जोड़ोगे और 0 के रेसिड्यू क्लास को आप बाएं से 1 के साथ जोड़ोगे, 1 के रेसिड्यू क्लास के साथ जोड़ोगे अंडर दी एडिशन मॉडल ऑफ 5, तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 का रेसिड्यू क्लास ही मिलेगा। यानी कि 0 जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि आइडेंटिटी रेसिड्यू क्लास है ना। तो देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा ये हुआ। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 का रेसिड्यू क्लास सेट एस में बिलोंग करता है ना। और 5 में क्या जोड़ोगे दाएं से, और 5 के रेसिड्यू क्लास में क्या जोड़ोगे बाएं से, जिससे कि और अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडल ऑफ 5, तो जिससे कि मुझे 5 ही मिले, 5 का रेसिड्यू क्लास ही मिले। तो यानी कि मैं 0 ही जोड़ूंगा। तो देयरफॉर 0 का रेसिड्यू क्लास इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। अब इनवर्स को चेक करेंगे। तो इनवर्स कहने का मतलब ये हुआ कि 2 एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि दो को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन होने के बाद मेरे को आइडेंटिटी दे दे। तो इसका मतलब जिस एलिमेंट को 2 के साथ ऑपरेट किया है वो एलिमेंट 2 का तब क्या होगा, इनवर्स होगा। कन्फर्म ये है कहने का मतलब। तो 2 अगर मान लीजिए 2 का रेसिड्यू क्लास एस सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अब मैं 2 के साथ क्या ऑपरेट करूँगा,
दाएं से और टू के रेसिड्यू क्लास के साथ मैं क्या ऑपरेट करूंगा, बाएं से अंडर द एडिशन मॉडुलो 5 कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हम लोग निकाल के रखे हैं, देखिए तो ज़रा, जीरो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। कन्फर्म ये है, इसका मतलब आइडेंटिटी मेरा जीरो आना चाहिए हर हालत में। तो मैं 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ ऑब्वियस सी बात है 3 का रेसिड्यू क्लास को जोड़ूंगा, क्योंकि 2 और 3 मिल करके 5 होते हैं, और 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब, और यही तरीका होता है रेसिड्यू क्लास को निकालने का। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिमाइंडर होता है वही उसका रेसिड्यू क्लास होता है। तो 2 और 3 के रेसिड्यू क्लास को जोड़े तो 2 और 3 का रेसिड्यू क्लास 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी को प्राप्त कर गया अंडर द एडिशन मॉडुलो 5। इसका मतलब 2 का इन्वर्स कौन हो गया, तो 2 रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स कौन हो गया, तो 3 रेसिड्यू क्लास। तो देयरफॉर 3 रेसिड्यू क्लास इज द इन्वर्स ऑफ 2 रेसिड्यू क्लास, है ना। फर्दर यू में चेक एग्जिस्ट इन्वर्स, देयरफॉर एग्जिस्ट इन्वर्स। तो आप आगे और भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 4 का रेसिड्यू क्लास 1 हो जाएगा, है ना। फिर 1 का रेसिड्यू क्लास 4 हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 का रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स 1 का रेसिड्यू क्लास हो जाएगा, 1 के रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स 4 का रेसिड्यू क्लास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है कि आपका और क्या हो जाएगा बताइए आगे, जैसे 5 के रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। अच्छा, इसके बाद फिर अगर मान लीजिए 2 के रेसिड्यू क्लास को अच्छा 2 का तो बात कर लिया, 1 का रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 होगा, क्योंकि 1 का रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स 4 के रेसिड्यू क्लास होगा, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। और अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आएगा। यानी कि सब अलग अलग सबका रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स है, सभी रेसिड्यू क्लास का अलग अलग इन्वर्स है। तो यू में चेक, फर्दर यू में चेक, अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देख सकते हैं आगे। देयरफॉर एग्जिस्ट इन्वर्स, इसी वजह से यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब कम्यूटेटिविटी को चेक करेंगे, 2 एलिमेंट चाहिए कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए, तो 2 और रूट ये 2 का रेसिड्यू क्लास और 5 का रेसिड्यू क्लास सेट एस में बिलोंग कर ही रहा था। एक लाइन मैंने लिखना यहाँ पर भूल गया, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू सेट एस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दोनों में मैंने क्या किया, एक बार 2 का रेसिड्यू क्लास को 5 के रेसिड्यू क्लास को के साथ ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5, और फिर मैंने RHS तरफ क्या किया, 5 के रेसिड्यू क्लास को 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ मैंने ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5। तो मेरे को क्या मिला, 5 और 2 7, 5 और 2 कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 7 होता है, और 7 को मैं जब 5 से डिवाइड दूंगा तो मेरे को रेसिड्यू क्लास 2 मिलेगा। तो यानी कि 2 मतलब 2 के रेसिड्यू क्लास और 5 के रेसिड्यू क्लास 2 के ही रेसिड्यू क्लास के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से दाहिने तरफ RHS भी मैंने किया तो उसमें भी 2 के रेसिड्यू क्लास मिला, यानी कि LHS RHS बराबर है, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। हेंस ऑल 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज एन अबेलियन ग्रुप। पांचों के पांचों एक्सियोम सेटिस्फाइड हो गया, पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। इसी वजह से जो मेरा गिवन सेट था वो क्या है, मेरा ये एबेलियन ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन एबेलियन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ एक मैंने कैली टेबल बनाया है जिसको कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं, बहुत जन इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं। तो चूंकि इसको कंपोजिशन टेबल कहना सही होगा क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाला बात है, तो आप जो है कि इसको कैली टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैली टेबल से यानी कि कंपोजिशन टेबल से बड़ा ही आसान होता है चीज़ों को समझना। और ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है ये तुरंत पलक झपकते मतलब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ये कैली टेबल के मदद से भी मैं बना सकता हूँ, कंपोजिशन टेबल के मदद से भी बना सकता हूँ। तो अब आगे इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन मॉडुलो 5 कर देंगे, यहाँ पर ऑपरेशन रखते हैं, इस किनारे में ऑपरेशन तो रखते हैं। अब जो भी मतलब रेसिड्यू क्लासेस होती है उसको रख देंगे, जैसे 0 यहाँ पर मैं 5 का रेसिड्यू क्लास का बात कर रहा था तो मैं 4 तक ही चलूँगा, कहाँ तक चलूँगा, 4 तक ही चलूँगा। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना 5 के रेसिड्यू क्लास के बारे में, देखिए यहाँ पर 5 का रेसिड्यू क्लास के बारे में बात कर रहा था तो इसीलिए मैं 4 तक ही लिया था, है ना। 5 तक मैं नहीं लूँगा, अगर ले भी लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। चलिए देख लेंगे उस बात को भी, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है
तो ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए समझते हैं बातों को। तो देखिए यहाँ पर 5 एडिशन मॉडुलो 5 है, 0 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दिया और इसी को मैंने वर्टिकल भी लिख लिया। अब बात को यहाँ पर समझिएगा, 0 का रेसिड्यू क्लास को जब 0 के रेसिड्यू क्लास पहले देखिए, पहले समझिए मेरे बात को समझिए कैसे कीजिएगा। पहले ये वर्टिकल को देखिए, फिर ये हॉरिजॉन्टल को देखिए। तो 0 के रेसिड्यू क्लास को 0 के रेसिड्यू क्लास को अगर आपस में सॉल्व करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन 5 तो मुझे 0 का रेसिड्यू क्लास मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से 0 के रेसिड्यू क्लास को 1 के रेसिड्यू क्लास के साथ सॉल्व करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 तो मुझे 1 मिलेगा। फिर 0 के रेसिड्यू क्लास को 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ सॉल्व करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 तो 2 मिलेगा। बड़ा लंबा चौड़ा बार बार एक ही चीज़ को बोलना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो बात को समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। आप लोग को अब चलो एक रैंडम उठा लेते हैं। जैसे 3 के रेसिड्यू क्लास को 4 के रेसिड्यू क्लास के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 7, और 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा एडिशन मॉडुलो 5 लगाऊंगा तो वो रिमाइंडर मेरे को 2 दे देगा, 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा टेबल बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सिंस A3 4, A3 मतलब रॉ 3 और कॉलम 4, तो देखिए रॉ 3, देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉ 3 कॉलम 4, रॉ 3 कॉलम 4, रॉ 3 कॉलम 4। तो देखिए यहाँ से पकड़िए, यहाँ से 1 2 और 3, रॉ 3 है ना, ओ सॉरी यहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना शुरू से, 1 2 3, ठीक है, 3 रॉ 3 हुआ। ध्यान दीजिए फिर से, ये 1 रॉ, ये 2 रॉ, ये 3 रॉ, 3 रॉ और कॉलम 4 पकड़ना है। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, देखिए मिल गया। देखिए रॉ 3 और कॉलम 4, ये 3 का रेसिड्यू क्लास के बराबर आया, तो रॉ 3 और कॉलम 4 तो 3 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आया। यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि रॉ 3 और कॉलम 4 में 3 का रेसिड्यू क्लास आया है। और एक बात देखिएगा, रॉ 4 और कॉलम 3 में भी 3 का रेसिड्यू क्लास है। देखिए 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, 4 रॉ और कॉलम 3 है ना, रो 4 कॉलम 3, रो 4 तो मिल गया और कॉलम 3, तो कॉलम 3 ये हो गया। देखिए 3, यहाँ पर भी देखिए 3 का रेसिड्यू क्लास है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर रॉ 3 कॉलम 4 में मेरा 3 का रेसिड्यू क्लास मिला है ना, रॉ 3 कॉलम 4 में और रॉ 4 कॉलम 3 में 3 का रेसिड्यू क्लास मिला है। ठीक इसी प्रकार से रॉ 2 कॉलम 3 में है ना, जो रेसिड्यू क्लास रॉ 2 कॉलम 3 में मिलेगा वही रेसिड्यू क्लास रॉ 3 कॉलम 2 में भी मिलेगा। जो रेसिड्यू क्लास रॉ 5 कॉलम 1 में मिलेगा वही रेसिड्यू क्लास रॉ 1 कॉलम 5 में मिलेगा। जो रेसिड्यू क्लास रॉ 3 कॉलम 3 में मिलेगा वही रेसिड्यू क्लास रॉ 3 कॉलम 3 में ही मिलेगा। बात तो सेम हो गया। जो रेसिड्यू क्लास रॉ 3 कॉलम 4 में मिलेगा, अच्छा ये तो बोल दिया, जो रेसिड्यू क्लास रॉ 2 कॉलम 3 में मिलेगा वही रेसिड्यू क्लास रॉ 2 कॉलम 3 में मिलेगा, वही रेसिड्यू क्लास रॉ 3 कॉलम 2 में मिलेगा। समझ गए पूरा बात को? ये पूरा मैटर यहाँ पर काम करता है। इससे क्या आपको समझाने में की कोशिश किया मैंने, तो इससे बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश किया, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेबल इज इन एस, देयरफॉर इट इज क्लोजर। मतलब देखिए बात को समझिए, मैंने यहाँ इन रेसिड्यू क्लासेस पर मैंने एडिशन मॉडुलो लगाया 5 और मेरे को जो भी रिजल्ट मिला वो सारे के सारे इसी कैली टेबल में यानी कि कंपोजिशन टेबल में विराजमान है, स्थित है। यानी कि क्लोजरनेस को प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड भली भांति कर रहा है। दो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दो एलिमेंट पर आपस में मैं क्या लगा रहा हूँ, तो ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 लगा रहा हूँ और बदले में मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो उसी सेट एस का मेंबर मिल रहा है। यानी कि इस कैली टेबल से मैं कह सकता हूँ, देखिए कितना आसान होता है कैली टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेबल इज इन एस, देयरफॉर इट इज क्लोजर। जो भी एलिमेंट्स है वो सेट एस का ही है टेबल के अंदर। अब ऑलवेज एसोसिएटिव देखिए एक बात, एसोसिएटिव को चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये एसोसिएटिव होता ही है। रेसिड्यू क्लासेस जो होता है ना वो एसोसिएटिविटी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर है? अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो मैं यहाँ पर कह ही सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 0 एग्जिस्ट कर रहा है, 0 का रेसिड्यू क्लास वो आइडेंटिटी है। ये मेरा फर्स्ट रॉ से ही क्लियर है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बस चौथा मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि 2 का इन्वर्स जो है कि 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है, 4 का इन्वर्स जो है कि मेरा 1 है, 1 का इन्वर्स 4 है, सब यहीं पर है, आपस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 5 का इन्वर्स 1 है, 5 का इन्वर्स 0 है, 0 का इन्वर्स 5 है। ठीक है, चलिए ये बात है।
अब क्या है कम्यूटेटिविटी, ऑल एलिमेंट्स इन रॉ एंड कॉलम्स आर सेम। अब कम्यूटेटिविटी के लिए हम समझाते हैं बात को, ऑल एलिमेंट्स इन रॉ एंड कॉलम आर सेम, मतलब ये कि यहाँ पर बात को समझिएगा, जो रॉ में जितने एलिमेंट्स हैं और जितने कॉलम में एलिमेंट्स हैं वे सभी के सभी सेम हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए दिखा नहीं दिखा, देखिए रॉ में जितने एलिमेंट्स हैं, देखिए रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 ये सब है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 को 0 है, 2 को 0 है ना, 2 को 0 1 है 2 है 3 है ना 4 है और फिर 0 है। फिर देखिए ऊपर से देखिए 0 है फिर 1 है ना। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, जो लीडिंग डायगोनल है ना, ये जो लीडिंग डायगोनल है, ये जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो अपर टॉप ठो है, मतलब जहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5 है, और राइट साइड में जो ये देखिए ये जो राइट साइड में जो लोअर पार्ट है बॉटम वाला है ना राइट साइड में, तो इसके बीच में अगर मैं एक डायगोनल खींच दूँ, मतलब ये एडिशन मॉडुलो 5 और इसके बीच में ये जो है यहाँ पर ये जो है 0 का रेसिड्यू क्लास, इन दोनों के बीच में मैं अगर डायगोनल खींच दूँ तो आप देखिएगा क्या कि इस डायगोनल के बीच इस डायगोनल के राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी वही एलिमेंट है। तो जब कहीं भी ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिकल है, ये डायगोनल के अबाउट आपस में सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल है इसका मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है वो नीचे वाला ही वैल्यू है। ये कब होता है, कम्यूटेटिविटी के केस में होता है, यानी कि एंड कॉलम्स आर सेम देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, बस। Hence all 5 axioms are satisfied, therefore it is an abelian group। इसी वजह से ये abelian group हो गया अंडर एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 65 आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 66 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना टाइम स्पेंड करके जो है कि वीडियो लेक्चर को कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 66 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।